नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ और आरओआर यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम 2022 के लिए बायोलॉजी का जो ये पहला क्लास है, जिसमें सामान्य अध्ययन पेपर में सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है उसमें यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। खासकर जो है बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज का बायोलॉजी का पहला क्लास है। इस तरह आपको पूरे सब्जेक्ट का जो है डेली क्लास प्रोवाइड किया जाएगा और बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर भी 50 क्वेश्चंस के आपको दिए जाएंगे जीएस पेपर के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। तो बायोलॉजी का जो पहला यहाँ पे टॉपिक है वो है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण से जो क्वेश्चंस बनते हैं वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन सभी जो है रखे गए हैं ताकि जो है आपको जल्द से जल्द जो है याद हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिया जा सके। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहलाता है नियोनेटोलॉजी। यदि पूछा जाए कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो नियोनेटोलॉजी कहते हैं। फिर है मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है आपका हेल्मिन्थोलॉजी। और टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो विष होते हैं विषों के अध्ययन को कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। विष यानी कि जहर किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहते हैं, तो वह एंजाइम यानी कि प्रकिण्व। फिर है एक्सोजीव विज्ञान में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष परतों पर जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सोजीव विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को। फिर है हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी का संबंध पूछा जाता है किससे? तो हृदय से है। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी कई बार पूछा गया। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन जो है वह फाइकोलॉजी कहलाता है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है तो जनजाति औषधि से संबंधित पौधे हैं मानव जाति वनस्पति विज्ञान। और ऑर्निथोलॉजी में किसके अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चंस। फिर है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो प्राणियों के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनको लिखने में लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। और नेक्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं जहाँ से प्रश्न जो है बनता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा ग्राफ है। तो इसमें वनस्पति विज्ञान की जो शाखाएं हैं सबसे पहले है कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है इसमें। कवक विज्ञान में कवकों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल विज्ञान में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। विषाणु विज्ञान में विषाणुओं का अध्ययन होता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटा का अध्ययन होता है। और लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का अध्ययन होता है। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन बताया भी गया। फिर है ब्रायोलॉजी, तो इसमें ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। फिर है पोमोलॉजी, तो ये पूछा गया है पोमोलॉजी याद रखिएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका पोमोलॉजी कहलाता है। फिर है सौरोलॉजी। तो उसके बाद है आपका कॉस्टी सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर है कॉस्टी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है आपका? तो ये सिल्वीकल्चर कहलाता है। फिर है मिनेटोलॉजी, तो ये आपका निमेटोडस का पादपों के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिनेटोलॉजी कहलाता है ये। नेक्स्ट है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। और पोलिनोलॉजी में आपका पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। फिर है बाह्य जीव विज्ञान, तो जिसमें अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। पादप प्रजनन, तो यह संकरण की विधि का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन यदि पूछा है तो है ऑफियोलॉजी। एंटोमोलॉजी, तो यह कीटों का अध्ययन है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन पूछा जाए
कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। अब जो दूसरा टॉपिक है आपका है कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान में जहाँ से ये प्रश्न बनते हैं तो देख सकते हैं आप, सोडियम बेंजोएट मुख्यतः घटक है किसका? तो यह कोशिका भित्ति का घटक है सोडियम बेंजोएट। और दूसरा है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो यह होता है आपका 4%। फिर है डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन और क्रिक ने बनाया था। कई बार ये पूछा गया यूपीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने तैयार किया? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोनों अंतर है, दोनों में देखिएगा। विकसित पूछा है किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा ये विकसित किया गया था, लेकिन मॉडल किसने बनाया? तो वाटसन और क्रिक ने। दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया। एक बार ये भी पूछा गया आपका डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा ये विकसित किया गया था। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड से यह बनी होती है। मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। जोड़ी पूछा है तो 23 जोड़ी होती है, लेकिन टोटल संख्या आपका 46 होती है। आगे अभी हम लोग देखेंगे पूरे जो मानव से लेके पशु पक्षियों में गुणसूत्रों की संख्या जो पूछा जाता है, पूरा ग्राफ देखेंगे। फिर है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रमुख पदार्थ, मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो है प्रोटीन। उसके बाद है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो वह कोशिका भित्ति के कारण। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होता है? तो यह कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। फिर है आनुवांशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरी संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वह डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। फिर है यदि एक कोशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके शरीर, उसके भीतर के पानी का उठाव होगा तो वह आधा होगा। फिर है किस कोशिका द्रव्यीय कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो वह नाइट्रोजनी आहार। और किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति माना जाता है। कोशिका में कौन सी पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव बैग अथवा मृत्यु की थैली कहलाती है? तो वह लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कहलाता है? तो यह आपका मृत्यु की थैली के नाम से जाना जाता है। और सेल यानी कि कोशिका का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? बताया गया माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एचआईवी में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है तो वो होता है 2डीएनए। और किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग यानी कि हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो वह स्टेम कोशिकाएं से तैयार किए जा सकते हैं। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो वह अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला में। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह है तंत्रिका कोशिका। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। फिर अगला है आपका शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है इसमें। और पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो होता है क्लोरोफिल। और नेक्स्ट आपका डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? तो अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी किरणों के कारण यह होती है। अब है कोशिकाओं की वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधन वर्धक होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट कहलाता है वह। वे तना कोशिकाएं जिनसे अन्य प्रकार की कोशिकाएं विकसित की जा सकती हैं वह कहाँ से आती हैं? तो भ्रूण से आती हैं वह। अब जो है डीएनए और आरएनए में जो अंतर पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए तो इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में इसमें शर्करा राइबोज होती है। और डीएनए में दूसरा आप देख सकते हैं जो अंतर है वह इसमें क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में इसमें क्षार थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। और नेक्स्ट है जो तीसरा अंतर है इसमें यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। तो ये आपका डीएनए और आरएनए में जो अंतर है पूछा जाता है। अब है पादप एवं जंतु कोशिका में जो अंतर पूछा जाता है। तो पादप में जो है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु में इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और पादप में रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं जबकि जंतु में इसमें रिक्तिकाएँ जो हैं वह
छोटी होती हैं। पादप में लवक पाया जाता है और जंतु में इसमें लवक नहीं पाया जाता है। और तारक काय अनुपस्थित रहता है किसमें? पादप में, जबकि तारक काय उपस्थित रहता है जंतु में। इसका आकार आयताकार होता है, किसका? पादप का। और इसका आकार वृत्ताकार होता है, किसका? तो जंतु का। जंतु का आकार पूछा है किस तरीके का होता है? तो वृत्ताकार होता है। फिर है कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग अंतर्वलन का निर्माण होता है, किसमें? तो पादप में। और जंतु में कोशिका विभाजन में कोसा एक पट्ट द्वारा दो भागों में बट जाता है। तो ये बेसिक अंतर है आपका पादप और जंतुओं में जो पूछा जाता है। फिर है आपका अनुवांशिकी। तीसरा जो टॉपिक है अनुवांशिकी से कई बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? तो जीन जो होते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में होते हैं। फिर है किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या जो है वह समान होती है। फिर है जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो वह फेरोमोन। जीन शब्द किसने बनाया था? तो WL जोहानसन ने जीन शब्द का निर्माण किया था। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के काटने पे जो है कौन सा अम्ल जो है चींटी छोड़ती है? तो फार्मिक अम्ल छोड़ती है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें भी आपका फार्मिक अम्ल होता है। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। और बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता आपका पार्थिनेजोनेसिस। फिर आपका जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो वह पिता के शुक्राणु से जो है सुनिश्चित होता है शिशु का लिंग। ये उसके बाद है वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? तो यह क्लोन कहलाता है। और पद जीन किसने बनाया था? तो जोहानसन ने बनाया था, बताया गया है पहले। और जतु परागत का आशय क्या है? तो जतुक द्वारा परागण है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो प्लेसेंटा होता है। किसी शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भी बताया जा चुका, पिता के क्रोमोसोम से जो शिशु के लिंग का निर्धारण होता है। एलोसोम होते हैं तो लिंग गुणसूत्र होते हैं। यह सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या बताया जा चुका है, 46 है। और जोड़ी में पूछा है तो 23 जोड़ी। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो पिता के शुक्राणु से। ये भी कई बार रिपीटेड हो गया है। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होता है? तो कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है यह। आनुवांशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरी संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वह DNA उत्तरदायी होता है। मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या है? तो यह गुणसूत्रों का मनका जैसी संरचना है। कुछ वायरसों में RNA होती हैं परंतु DNA नहीं होता है। इससे क्या पता चलता है? तो इससे RNA आनुवांशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करती है। और अगला है पुष्प का कौन सा भाग परागण पैदा करता है? तो वह परागकोश। और पराग यानी कि फर्न किसके जरिए प्रजनन करता है? तो बीजाणुओं यानी कि स्पोर्स के जरिए यह प्रजनन करता है। मक्का में परागण कैसे होता है? तो हवा द्वारा संकरण परागण से होता है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? तो रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग क्या होता है? तो यह होता है हक बिंदु होता है। अब है निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले जो परिवर्तन, तो अंडाशय भित्ति जो परिवर्तन होता है फल भित्ति में, त्रिसंयोजक केंद्रक भ्रूणपोष में होता है, अंडकोशिका या भ्रूण में होता है, बीजांडकाय ये आपका पेरिस्पर्म में होता है, बीजांड जो है ये बीज में होता है। अब जो है कुछ प्रमुख जीवों में गुणसूत्रों की संख्या जो पूछी जाती है, जैसे कि मानव में हमेशा पूछा जाता है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी आपको पता है, 23 जोड़ी यानी कि 46 की संख्या होती है मानव में। उस तरह आपको मच्छर में यदि पूछा है गुणसूत्र 6 होते हैं, मेढक में 26 होते हैं, उसके बाद बंदर में 42 गुणसूत्र होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं, उसके बाद घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं, प्याज में 16, मक्का में 20, नींबू में 18 और 36 गुणसूत्र होते हैं, बिल्ली में 38 होते हैं, कुत्ता में 78 होते हैं, घोड़ा में 64 गुणसूत्र होते हैं, कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं, आलू में 48, टमाटर में 48, सेब में 22, तंबाकू में 48, मनुष्य में 46। जोड़ी में नहीं दिया गया, ये टोटल संख्या दिया गया, जोड़ी में पूछा है तो आप उसका आधा कर सकते हैं।
46 यानी कि 23 जोड़ी मनुष्यों में पाया जाता है। टोटल संख्या 46 होता है। खरगोश में 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र होते हैं। एस्केरिस में 2 गुणसूत्र केवल होते हैं। नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गेहूँ में 42, मटर में 14, मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं। टेरिडोफाइट्स में 1300 से लेकर 1600 तक जो है इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? तो टेरिडोफाइट्स में। तो ये रहा गुणसूत्र जो है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब है जैव विकास से संबंधित जो प्रश्न है, अगला टॉपिक चौथा है ये। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, तो लंबी गर्दन यह पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण उनकी गर्दन जो है वह लंबी हो गई है जिराफ की। तो ये किस सिद्धांत के अनुसार है? तो डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि जो जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए होती है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के जो प्रयास से उनकी जो है गर्दन वो लंबे होते चले गए। फिर है योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता यह संकल्पना जो है का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा चुना था? तो गार्डन पी यानी कि मटर का पौधा उन्होंने चुना था। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो जीवाश्म से मिलता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो वह टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो ये था आपका आज का पहला जो जीव विज्ञान का लेक्चर था। तो इसी तरह आपको जो है डेली अदर सब्जेक्ट के भी जो है वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।